नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को डिटेल के साथ पढ़ लिया था और मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा हम इस टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन विगत वर्षों में एग्जाम में पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को डिटेल के साथ पढ़ा था, तो वो क्लास जरूर जाकर देख लेना और उसके बाद ये क्लास देखना ताकि आपको यहाँ से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट ना रहे। ठीक है, तो आप पहले पिछली क्लास को जरूर देखें जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को डिटेल के साथ पढ़ा। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए और लिंक अपने दोस्तों के पास सेंड कर दे ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा पाए। तो सभी अपने दोस्तों के पास लिंक एक बार सेंड कर दे ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा पाए। ठीक है, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी में। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ आता है कि मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह में किन किन फसलों की बालियों लगी हुई है। यानी मध्य प्रदेश का जो राज्य की चिन्ह है उसमें किन किन फसलों की बालियां यहाँ पर लगी हुई है। दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लास देखी है जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को पढ़ा है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से सही निकलने वाले। तो दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गेहूं, धान, मटर या फिर आ बा दोनों। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो अपनी आदत बना ले कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह है जिस पर हमने चर्चा की थी उसमें गेहूं और धान दोनों की बालियों को प्रदर्शित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको पूरा टाइम मिलेगा। क्वेश्चन को आप पहले अपने माइंड में क्लिक कर लेना कि आपका कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर है और उसका राइट आंसर क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी मध्य प्रदेश का जो राज्य की चिन्ह है इसमें गेहूं और धान दोनों की बालियों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश की राज्य की भाषा है। चार ऑप्शन आपके सामने, संस्कृत, मैथिली, हिंदी या अंग्रेजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जो राज्य की भाषा है वो कौन सी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो मध्य प्रदेश की राज्य की भाषा है वो है आपकी हिंदी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्य की गान मेरा मध्य प्रदेश के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने, राजू श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, दिनेश श्रीवास्तव या रमेश श्रीवास्तव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। फ्रेंड्स, अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो आपका यहां से एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। महेश श्रीवास्तव जी है, ये आपके मध्य प्रदेश का जो राज्य की गान है सुक्का दाता सबका साथी, उसके लेखक है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश के राज्य की गान मेरा मध्य प्रदेश के लेखक कौन है, तो ये है आपके महेश श्रीवास्तव जी। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश के राज्य की पक्षी का नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्य की पक्षी का नाम क्या है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने, दूधराज, शाही बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सही जवाब आपको देना है और साथ ही अपने दोस्तों के पास लिंक जरूर सेंड कर दे ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा पाए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका जो मध्य प्रदेश का राज्य की पक्षी है दूधराज जिसे हम बोलते हैं, उसके अन्य नाम मैंने आपको कल नोट करवाए थे। तो पहला नाम था दूधराज, उसके बाद एक था शाही बुलबुल, उसके बाद में एक था आपका पैराडाइज फ्लाई कैचर और एक और नाम था आपका हुसैनी बुलबुल। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के राज्य की पुष्प सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वैज्ञानिक नाम से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने, लीलियम डुआउसेली, लीलियम सेंथनम, लीलियम कैंडिमम या उपरोक्त सभी।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो सफेद लिली है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लीलियम कैंडिमम है। क्या है, मैंने आपको कल नोट भी करवाया था कि सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखना सफेद लिली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका लीलियम कैंडिमम। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो एक साइड में आपको दिया है प्रतीक चिन्ह और एक साइड में आपको दिया हुआ है उनके वैज्ञानिक नाम। तो मैंने आपसे कल बोला था कि वैज्ञानिक नाम इंपोर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सा अपनी जोड़ी मिलाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बरगद की बात करें तो मैंने बताया था कि बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है आपका, फाइकस बेंगलिसिस। क्या है, फाइकस बेंगलिसिस। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा सेकंड वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है आपका, ग्लाइसिन मैक्स। क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। तो आपका सेकंड वाले का जो आंसर है वो आएगा आपका थर्ड वाला। उसके बाद हम बात करें आम की, तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है आपका, मैग्नीफेरा इंडिका है। क्या है आम का वैज्ञानिक नाम, मैग्नीफेरा इंडिका। तो आपका जो फर्स्ट सी वाले का आ गया फर्स्ट वाला। और वहीं दूधराज की हम बात करें तो दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है, टर्फिस फॉन पैराडाइज। क्या है, टर्फिस फॉन पैराडाइज, ये दूधराज का वैज्ञानिक नाम है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनता है। तो ये आपकी सही जोड़ी, अगर इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 2 3 1 और फिर 4। तो ये इसका सही आंसर है। तो यहां से आपको सीधा सिंपल याद रखना है कि जो बरगद है उसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलिसिस, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका और दूधराज का वैज्ञानिक नाम टर्फिस फॉन पैराडाइज। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश की राज्य की मछली महासीर मुख्यतः कौन सी नदी में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मध्य प्रदेश की राज्य की मछली है महासीर, ये कौन सी नदी में पाई जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने, बेतवा, चंबल, सोन या नर्मदा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश की राज्य की मछली जिसका नाम है महाशीर, तो महाशीर कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी नर्मदा नदी में। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है आपकी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश का जो राज्य की नाट्य माच, तो माच का आयोजन किस ऋतु को छोड़कर बाकी वर्ष भर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य माच है उसका जो आयोजन है वो किस ऋतु को छोड़कर बाकी पूरे वर्ष भर चलता है। चार ऑप्शन आपके सामने, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आपकी वर्षा ऋतु है। इस वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी पूरे साल भर जो आपका नाट्य माच है इसका आयोजन किया जा सकता है। तो याद रखना, वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी साल भर इसका आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य क्या है, सॉरी राज्य की नृत्य क्या है। तो इसका जो चार ऑप्शन आपके सामने, सहरा, राई, बधाई या ठिमराई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राई, यानी मध्य प्रदेश का जो राज्य की नृत्य है वो क्या है आपका, राई। और राई कहां पर प्रसिद्ध है ये मैंने आपको कल बताया था। तो राई आपका बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहां पर, बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये आपका राई डांस होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर लिख देना कि जो राई डांस करने वाली महिला है उनको क्या बोला जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि राई डांस जो महिलाएं करती है उनको क्या बोला जाता है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से छापकर बता दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जो मध्य प्रदेश का राज्य की खेल मलखम है इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने, शरद जोशी पुरस्कार, पंडित दीनदयाल पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या प्रभात जोशी पुरस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो विगत वर्षों में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, और हर टॉपिक के ऐसे ही अमेजिंग और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा ताकि आपकी तैयारी यहां से बेहतर हो पाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मध्य प्रदेश का राज्य की खेल मलखम है इसके जो विजेता होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उनको दिया जाता है प्रभात जोशी पुरस्कार। कौन सा, प्रभात जोशी पुरस्कार। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बात छाप कर बता दो कि जो मलखम खेल है इसे राज्य की खेल कब घोषित किया गया। मलखम खेल को राज्य की खेल कब घोषित किया गया, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो आप जल्दी से कमेंट में अपना आंसर लिखकर बता दो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश की राज्य की नदी नर्मदा को किस आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है उसे किस आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, प्रदूषण के आधार पर, पवित्रता के आधार पर, धार्मिक आधार पर या आ दोनों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल कर आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य प्रदेश की जो नदी है नर्मदा नदी, इसको आपका पवित्रता और धार्मिकता दोनों के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो फिर आपका प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप छाप लेना कि प्रदूषण के आधार पर जो मध्य प्रदेश की गंगा है ये बेतवा नदी को कहा जाता है। किसे? बेतवा नदी को कहा जाता है, ये आपको लिख लेना। ठीक है, बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें क्लियर है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा पूछे तो आपका आंसर रहेगा बेतवा नदी, और पवित्रता और धार्मिकता के आधार पर पूछे तो वो है आपकी कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश का राज्य की पशु, पक्षी और वृक्ष मध्य प्रदेश की कौन सी वर्षगांठ पर घोषित किए गए। कल मैंने बहुत ही डिटेल के साथ ये क्वेश्चन आपको समझाया था और बताया था कि यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर आपके सामने बताया 25वीं वर्षगांठ, 26वीं वर्षगांठ, 24वीं वर्षगांठ या फिर 27वीं वर्षगांठ। आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश के पशु, पक्षी और वृक्ष है इन्हें मध्य प्रदेश की कौन सी वर्षगांठ पर घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो मध्य प्रदेश के राज्य की पशु, पक्षी और वृक्ष है इन्हें मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ थी इस पर इसको घोषित किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किया गया। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन का आंसर दो कि मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी। मुझे डेट सहित, ये सन सहित, सन और डेट दोनों लिखकर मुझे बता दो। ठीक है, कि मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ है ये कब मनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित है। यहां से आपसे पूछा है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि एससी के लिए कितनी है और एसटी के लिए कितनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल कर आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर एससी की बात करें तो एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6 सीटें आपका लोकसभा में आरक्षित है। तो ये आपको संख्या याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। अनुसूचित जनजाति मतलब क्या होता है? एसटी। एसटी के लिए कितनी आरक्षित सीटें आपकी किसमें है? विधानसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो ऑप्शन है आपके सामने 47, 48, 35 या 42। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। जो आपका विधानसभा की बात करो तो विधानसभा में एसटी के लिए 47 है। तो यहां पर विधानसभा का भी लिख लो, अगर विधानसभा की आपसे पूछे तो विधानसभा में एससी के लिए कितनी है, तो एससी के लिए 35 सीटें आरक्षित है, और एसटी का पूछे तो एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है। तो ये भी आपको लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपने कल की क्लास ली हो तो कल की क्लास अगर आपने पूरी देखी हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस तिथि को मध्य प्रदेश का राज्य की खेल मलखम घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश का जो राज्य की खेल मलखम है इसे कौन सी तिथि को घोषित किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने, अप्रैल 2012, अप्रैल 2013, मई 2013 या फरवरी 2013। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 2013 में आपका मध्य प्रदेश का जो राज्य की खेल है मलखम, इस मलखम को घोषित किया गया। तो याद रखना कब? अप्रैल 2013 में। और आप मुझे डेट बता सकते हो तो बता दीजिए कमेंट में, मैंने कल आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या क्या है। मध्य प्रदेश में विकास खंड की संख्या क्या है। याद रखना क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके सामने 313, 316, 315 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मध्य प्रदेश में विकास खंड है इनकी संख्या कितनी है। तो याद रखना मध्य प्रदेश में विकास खंड की संख्या है 313। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जनपद पंचायत की संख्या लिखकर बताइए क्या है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत की संख्या कितनी है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है आप सभी की। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है 92, 79, 89 या 82। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो अगर आपसे आदिवासी विकास खंड पूछे तो आदिवासी विकास खंड की संख्या कितनी है, 89 यानी 89। आपकी 89 आदिवासी विकास खंड की संख्या मध्य प्रदेश में हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने नगर निगम है। मैंने कल आपको बताया था कि वर्तमान में पूछे तो आंसर क्या रहेगा, और अगर आपसे पूछे कि कौन से प्रस्तावित है तो ये भी आपको बता देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर वर्तमान में नगर निगम की संख्या पूछे तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में नगर निगम है वो कितने हैं, 16। और मैंने आपको कहा था कि 2 नगर निगम प्रस्तावित है, एक तो आपका भिंड है, कौन सा, एक तो आपका भिंड है और एक दतिया है। कौन सा, एक तो भिंड है और एक दतिया है। ये 2 नगर निगम प्रस्तावित है और अगर इन दोनों को भी शामिल कर लिए जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 18 नगर निगम होने वाले हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं, 16 याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कल मैंने आपको बताया था और मैंने जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन का स्वरूप बताया था उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मैंने आपसे यह भी कहा था कि 14 जिलों के आप नाम याद रख लेना और एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से जिले से कर्क रेखा नहीं जाती है। तो मैंने कल आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर आपने 14 जिलों के नाम याद कर लिए होंगे तो यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं रतलाम और उज्जैन। तो रतलाम और उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है तो गुजरती है। भोपाल और जबलपुर, तो जब भोपाल और जबलपुर से कर्क रेखा गुजरती है तो गुजरती है। उसके बाद इंदौर और बालाघाट, तो इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, वहीं आगरमालवा और राजगढ़ से भी गुजरती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर हो जाएगा, इंदौर और बालाघाट से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो याद रखना इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश के राज्य की गान के रचयिता महेश श्रीवास्तव जी का संबंध है। कल मैंने आपको अलग से नोट करवाया था कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की जो रचयिता है महेश श्रीवास्तव जी, इनका संबंध किस क्षेत्र से। तो मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छे से। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, वैज्ञानिक, पत्रकारिता, कवि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो मध्य प्रदेश गान के जो लेखक है महेश श्रीवास्तव जी, इनका सीधा सिंपल सा जो संबंध है ये आपका पत्रकारिता से ये संबंध रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायतें हैं। बिल्कुल इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया है कि मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायतें हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सिंपल सा आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश में जितने जिले हैं उतनी आपकी यहाँ पर क्या है, जिला पंचायत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 52 जिला पंचायत है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ किस शहर में प्रस्तावित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसकी तीसरी ब्रांच यानी तीसरी खंडपीठ कहां पर प्रस्तावित है, यानी कहां पर बनने का कार्य चल रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, भोपाल, ग्वालियर, छिंदवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपको देना है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले आप अपने माइंड में सही जवाब सेट कर ले ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही है और कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके गलत है। ठीक है, और पिछली क्लास जिन लोगों ने नहीं लिए वो पिछली क्लास जरूर ले लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है उसकी तीसरी ब्रांच भोपाल में प्रस्तावित है, यानी भोपाल में भी अब तीसरी ब्रांच बन जाएगी। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय, ये कौन से शहर में स्थित है, आपको ये क्वेश्चन मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखकर बता दीजिए कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये कहां पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की स्थापना कि किस वर्षगांठ पर राज्य की पशु, पक्षी और वृक्ष घोषित किए गए। यहां पर क्वेश्चन फिर से आ गया डबल। ठीक है, पर पिछले क्वेश्चन में डेट नहीं थी, अब इस क्वेश्चन में डेट और सन दोनों दिए हुए हैं। तो सीधा सिंपल था इसका आंसर आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जब 25वीं वर्षगांठ थी, तो 25वीं वर्षगांठ कब थी, तो 1 नवंबर 1981 को। 1 नवंबर 1981 को आपकी मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी। और इस 25वीं वर्षगांठ पर क्या क्या घोषित किए गए थे, तो एक तो पशु, एक आपका पक्षी और एक इसके बाद में वृक्ष।
ये 3 चीजें घोषित की गई थी, और तीनों चीजें जंगल में रहती है, और जंगल में रहने वाली तीनों चीजें कब घोषित की गई है, तो 1 नवंबर 1981 को घोषित की गई है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार सूची ए और बी को मिलाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम बिना किसी ऑप्शन पर ध्यान देते हुए पहले हम चीजों को समझ लेते हैं, जोड़ी को मिला लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछा आपसे कि मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या, तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो जिला पंचायत है वो कितनी है, तो 52 जिला पंचायत है। विकास खंड की संख्या कितनी है, तो विकास खंड है आपके मध्य प्रदेश में 313। नगर निगम यहाँ पर 18 दे दिए। मतलब इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या किया कि जो भिंड और दतिया जो प्रस्तावित नगर निगम है उनको भी शामिल कर लिया गया। वहीं आदिवासी विकास खंड पूछे तो आदिवासी विकास खंड कितने आपके 89 यानी 89 विकास खंड है, ठीक है। तो आदिवासी विकासखंड निवासी है। तो इस क्वेश्चन का जो सीधा आंसर निकल कर आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपसे पूछे कि जिला पंचायत कितनी है, तो जिला पंचायत 52, विकासखंड कितने हैं, तो विकासखंड 313, वहीं नगर निगम कितने हैं, तो 18, और आदिवासी विकासखंड पूछे तो ये है आपके 89। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका, तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे ऑप्शन में कम ज्यादा आपको डाटा, जैसे यहाँ पर नगर निगम 18 दे दिए और कहीं के क्वेश्चन में 16 दे दिए, तो ये एक सिंपल तरीका है कि आपको समझना होगा कि हमें क्या ऑप्शन में क्या चीजें दी हुई है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर वहां पर क्लिक करना होगा। क्योंकि किताबों के हिसाब से आयोग नहीं चलता है, आयोग के हिसाब से किताबें चलती है। आयोग जिस क्वेश्चन को सही मानेगा, जिस हिसाब से आयोग क्वेश्चन देगा उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जेल प्रेरी 2017 में यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा शहर है ये आपको बताना है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 14 जिले तो कर्क रेखा के याद रखने ही पड़ेंगे। उसके साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में सारे जिलों की लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। तो इसके लिए अब हम जब गठन की क्लासेस शुरू करेंगे तो उसमें मैं बकायदा आपको मैप के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिले, उनकी लोकेशन, पूरे 10 संभाग, और 10 संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं ये सारा मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। बस आपको गठन वाला चैप्टर ये हम पढ़ेंगे तब उसमें क्लियर कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका रीवा। तो रीवा जो है आपका, ये रीवा जिला मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा निकलती है इसके उत्तर में आता है। बाकी अगर रतलाम देखो तो रतलाम बीच में आता है, उसके बाद भोपाल देखो तो नीचे दक्षिण में आ जाता है, इंदौर भी दक्षिण में आ जाता है, और रीवा एकमात्र ऐसा जिला है जो इसमें 4 ऑप्शन में से सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको कर्क रेखा के। तो इसका सही आंसर है आपका रीवा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा किसने दिया, या फिर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट नाम किसने दिया। 4 ऑप्शन आपके सामने, अटल बिहारी वाजपेयी, कमलनाथ जी, या राजेंद्र सिंह, या सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी तो कमलनाथ जी की सरकार के टाइम पे मध्य प्रदेश में टाइगर की गणना हुई थी, और उस समय टाइगर की गणना में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए गए थे। तो इसीलिए कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया, यानी टाइगर स्टेट नाम दिया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। दोस्तों अभी तक जब से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके कर्क रेखा के बन गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से वो जिले हैं जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती। 4 ऑप्शन आपके सामने, उज्जैन, सागर, रतलाम, या नरसिंहपुर, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो नरसिंहपुर जिला है आपका, ये नरसिंहपुर बिल्कुल नीचे दक्षिण में आ गया है, तो यहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो याद रखना नरसिंहपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। अब यहां से क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। अविभाजित मतलब क्या पूछा है, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था तो उस समय मध्य प्रदेश का पहला गठन कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने, 1952, 1954, 1956 और 1958। तो इस क्वेश्चन का सीधा सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1956, यानी अविभाजित मध्य प्रदेश का अगर गठन पूछे तो 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन होता है, और यही अविभाजित मध्य प्रदेश का गठन है, ठीक है।
तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की जो हमने क्लास डिटेल के साथ चलाई थी या पहली क्लास थी हमारी, वो अगर आपने देखी होगी तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से राइट निकले होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हम हर टॉपिक के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से हो जाए और बिल्कुल आपका पूरा एमपीजीके कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही है कि आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें और जितनी भी क्लासेस एमपीजीके की आती है उन सारी क्लासेस को जरूर अटेंड करें। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की प्रयास करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और साथ साथ अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि वो भी इन सेशन का लाभ उठा पाए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।